युद्ध से निकलेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावली विनीत और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे वॉर जोन में। वो वॉर जोन जो हर रोज रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई तमाम दिलचस्प खबरों को आपके बीच रख रहा है, जो लगातार बीते 54वें दिन से आपके बीच हर उस परिदृश्य को रख रहा है जो ये बता रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। लेकिन इस बदले हुए परिवेश में भारत के लिए ये परिस्थिति किस तरीके से ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, किस तरीके से भारत एक नया प्रणेता बन रहा है, ये तमाम बातें निकल कर आती है इस वॉर जोन से, जहां पर जुड़ते हैं हमारे साथ वो विशेष अतिथि जो एक एक खबर को बारीकी से समझाते हुए आपके सामने वो परिदृश्य रखते हैं, वो रूपरेखा रखते हैं जो बार बार बताती है कि भारत इस युद्ध के लिए बिल्कुल अलग तरीके से तैयार हो रहा है। चलिए, भूमिका बंद रही थी लेकिन पैनल ने पहले ही अपडेट सामने रख दिया है, तो आपके सामने रूस और यूक्रेन का अपडेट भी रख देते हैं। बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध, अभी हमने बताया 54वां दिन है, हम भी तैयार हैं 54 दिनों से हर एक अपडेट के साथ आपके बीच मौजूद है। रूस और यूक्रेन युद्ध का 54वां दिन, अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। ये अभी का अपडेट है जो आपको हम दे रहे हैं। अब तक 50 लाख लोगों से ज्यादा जब लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है, तो फिर आगे परिस्थितियां कैसे बनी है? परिस्थितियां बनी है, शरणार्थी संकट बढ़ता जा रहा है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 20.7 लाख यूक्रेन के नागरिक पोलैंड में शरण ले चुके हैं। 3 देशों ने रूसी जहाजों के आने पर इन सब के बीच फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये 3 देश कौन से? 3 देश ये हैं बेल्जियम, एस्टोनिया, बुल्गारिया। इन्होंने रूस पर एक बड़ा सैंक्शन लगाया है। पश्चिम देशों पर फिर से भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति हमेशा की तरह फिर से नाराजगी दिखा रहे हैं। सीधे सीधे बोल रहे हैं कि यूरोपीय संघ कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन साथ देने के मामले में देखिए यूरोपीय संघ सामने आ गया है। 50 मिलियन यूरो की आर्थिक सहायता जेलेंस्की को यानी यूक्रेन को मिलने वाली है। उधर लुहांस्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने आवासीय इमारत में गोलीबारी की है। रूस है रुकने को तैयार नहीं है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी बमबारी में ये खबर आ रही है कि 2 से 3 लोगों की मौत हुई है, क्योंकि रिहायशी इलाकों को अब टारगेट किया जा रहा है। इन सब के बीच खार्किव में 24 घंटे में 23 बार रूसी सेना ने गोलीबारी की है। खार्किव में 24 घंटे में 23 बार गोलीबारी, लगातार एक्टिव है रूसी सेना। पूरे मैरियोपोल शहर पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। मैरियोपोल बहुत खास था यूक्रेन के लिए, लेकिन अब रूस ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूसी मिसाइलों ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर को निशाना बनाया है। यहाँ पर लगातार मिसाइल अटैक्स जारी है। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बड़े अपडेट्स हैं। ये अपडेट्स बता रहे हैं कि 24 घंटे में रूस कह रहा है कि हम रुकेंगे नहीं, यूक्रेन कह रहा है हम झुकेंगे नहीं। लेकिन रुकने और झुकने के बीच की जो परिस्थिति है वो किस तरीके से इस वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रही है, वैश्विक मंच पर, आर्थिक स्तर पर जो परिस्थितियां हैं वो कैसे बदल रही है, और ये बदली हुई परिस्थिति भारत के लिए कितनी खास है। जब हम कहते हैं कि युद्ध से निकलेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता, तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग की तरफ अब रुख करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम वॉर ब्रेकिंग ये है कि रूस यूक्रेन के बीच जब 54वें दिन भी संघर्ष जारी है, तो रूस यूक्रेन की इस जंग से भारत को एक बड़ा फायदा होने वाला है। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग में हालात बदल रहे हैं, और इस बदले हुए हालात में मिस्र ने भारत से गेहूं आयात को मंजूरी दे दी है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि जब हम कहते हैं कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल करेगा, तो उस कड़ी में ये बहुत बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। दोनों देशों के बीच छिड़े जंग के हालातों में मिस्र ने भारत को गेहूं आयात की मंजूरी दे दी है, और मिस्र अपने सबसे ज्यादा जो गेहूं का आयात था वो रूस और यूक्रेन पर से करता था। ब्रेड बास्केट्स कहे जाते थे, लेकिन परिस्थितियां बदली और अब गेहूं का आयात भारत से होगा। मिस्र भारत से 10 लाख टन गेहूं का आयात करना चाहता है। आइए इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ अब सीधे आ जाते हैं अपने वॉर जोन में, और आज के दोनों विशेष अतिथियों से अब आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिनको मैं तेज तर्रार रक्षा विशेषज्ञ भी कहती हूँ,
रिटायर्ड मेजर जनरल AK श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर और बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ क्योंकि बात अर्थव्यवस्था की है, इकोनॉमी की है, तो हमारे साथ इस देश के सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल साहब भी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दोनों ही मेहमानों को जरा जल्दी जल्दी स्क्रीन पर लेकर आए, क्योंकि श्रीवास्तव मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। हालांकि मसला आज अर्थव्यवस्था का था, आकाश जी के पास जाना चाहिए, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, तो हम इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण ये देखते हैं कि रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वही रक्षा क्षेत्र है जहां पर पहले हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता रहती थी, लेकिन अब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। न केवल आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि इस चैलेंज के साथ वैश्विक मंच पर उतर आए हैं कि हम अब रक्षा क्षेत्र में निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्लीज आप मुझे करेक्ट भी करिएगा, कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये देखा कि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया और वियतनाम जैसी कंट्रीज भी जो खास तौर से पूर्वी एशिया की जो कंपनीज जो देश हैं, वो हमारे रक्षा क्षेत्र में, हमारे देश में बने हुए हथियारों में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, तो रक्षा क्षेत्र से हम कैसे उस पॉइंट को अप्रोच कर पाएंगे? श्रीवास्तव। बिल्कुल, देखो लावनी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि दो चार बातें। एक तो सच्चाई की ये बात है, ये लड़ाई के कारण कुछ तो भारत को पहले झटका लगा था, क्योंकि हमारा 50 से 60% जो हथियार हैं वो रूस से आते हैं, और कहीं ना कहीं यूक्रेन से हमारे AN-32 अपग्रेड हो रहे थे, और इसी प्रकार हमारे गैस टरबाइन इंजन भी यूक्रेन से आते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो सनफ्लावर ऑयल है वो भी वहीं से आता था। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत को इसका एक फायदा भी हुआ है, मौका मिला है। वो कैसे? क्योंकि ये सच्चाई है कि भारत की अभी जो डिपेंडेंसी बार की बजाय भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है हथियारों के मामले में। जैसे आपने बताया, ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत, हमने रूस के साथ ही जॉइंट प्रोडक्शन की थी, वो भारत में ही होती है, उसके काफी एक्सपोर्ट कहा गया है हमारे से। अभी इंडोनेशिया भी ले रहा है, फिलीपींस भी ले रहा है, साउथ अफ्रीका से भी उसकी डिमांड आई है, और कुछ एक अफ्रीकन कंट्री चाहिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी है जो कि काफी एक्सपोर्ट होगी। उसके साथ साथ हमारे और बाकी हथियार भी हैं, जैसे एक धनुष गन है जो हमने बना दिया, बॉफर्स के बहुत नजदीक है वो, उसके भी डिमांड आई है। तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 है, उसको भी कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के खरीदने की बात आई है, और UAE की ये भी है। और उसके साथ साथ हो क्या रहा है, भारत में अब जो हथियार पहले हम लेते थे बाहर से, वो सारे भारत में बनने 200 से ज्यादा हथियारों कि अभी पाबंदी लगा दी है कि हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, भारत में बनाएंगे। उसके अंदर इंक्लूडिंग शिप भी हैं, सबमरीन भी हैं, आपके एयरक्राफ्ट भी हैं, और आपके RT गन्स भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे ड्रोन भी हैं किसी हद तक। अगर आप देखें, एयरक्राफ्ट कैरियर जो हम INS विक्रांत है, वो भारत में बन रहा है, और वो भी सी ट्रायल पे। तो वो भी अभी अभी इस 15 अगस्त को वो भी एक प्रकार से कमीशन हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उसने बहुत अच्छा किया है, और 2 कॉरिडोर जो बने नॉर्थ और साउथ में, उसके कारण हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे, इंक्लूडिंग रशिया पे, बहुत कम हुई है। अब हम खुद बना रहे हैं, और यही नहीं, हम निर्यात करके काफी हद तक हम अभी अपने देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज ऑन कर पाएंगे। जो दूसरा आपने क्वेश्चन रेज किया था यूक्रेन से, ये सच्चाई है कि यूक्रेन जहां जिसको ब्रेड बास्केट बोला जाता था, वो बहुत गेहूं सप्लाई करता था वर्ल्ड को, वो अब नहीं है, उसकी जगह भारत ने ले ली है। इजिप्ट की जो पार्टी आई थी, उसने भारत से जो गेहूं है उसको अप्रूव कर दिया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उससे भारत की जो फूड इंडस्ट्री है उसको एक प्रकार से बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। यही नहीं कि कहीं ना कहीं हमारे पास फूड सरप्लस है, मगर हमारी कॉम्पिटेंसी नहीं थी, हम कंपीट नहीं कर सकते थे बाहर की वर्ल्ड से। आज मुझको लगता है वो हम उस स्टेज पे आगे हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है फूड प्रोडक्ट्स की, वो काबिल तारीफ है, वो वर्ल्ड लेवल पे आ गई। तो मुझे लगता है ओवरऑल हम बहुत अच्छा करेंगे। और 2000 यानी दिस इज द राइट टाइम।
टू हिट ऑन दिस, तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपने क्लियर आउट भी किया कि हर सेक्टर में, खास तौर से जिंदल साहब जो बात श्रीवास्तव कह रहे थे उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपके साथ सवाल करूंगी, क्योंकि किसी भी देश के लिए जब हम विकास की गाथा लिखते हैं या उसके विकास के बारे में बताते हैं, हम दो चीजों को देखते हैं, उसका आर्थिक विकास कैसा है, उसका सामरिक विकास कैसा है। दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए और वो परिस्थिति हम यहां देख रहे हैं। जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, युद्ध अच्छा नहीं होता है, भारत इसके फेवर में कभी नहीं है, युद्ध तुरंत रुकना चाहिए, हम शांति के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, हम लगातार ये कह रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आपदा में भी अवसर देखना चाहिए। तो एक अवसर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि जो परिस्थितियां हैं, भारत जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया में चौथे नंबर पर विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में आता है, ऐसी परिस्थिति में निवेश करने के लिए भारत में इस वक्त मुफीद समय है? और अगर ये परिस्थिति है तो फिर ये भारत के लिए कितनी फायदेमंद है? आकाश साहब। जी हाँ, देखिए भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। सबसे पहले बात करूंगा इजिप्ट, जो हमारे यहाँ से वीट इंपोर्ट करने वाला है, उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। ऑलरेडी आपको अपडेट दे दूं, हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। अब होगा क्या, तो हम वीट एक्सपोर्ट करेंगे, उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारे फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये रास्ता आगे के लिए भी खुल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इसमें हमारे वीट को वहां के क्वालिटी कंट्रोल के स्ट्रिंजेंट टेस्ट से गुजरना पड़ा है और हमारे वीट को ओके किया गया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा वीट इस लेवल का है जो हमारे किसान भाइयों ने, हमारे अन्नदाता ने मेहनत करके उपजाया है कि वहां के कंट्रोल टेस्ट से पूरी तरह से क्लियर हो गया है और वहां पे अब मेजर क्वांटिटी हमारे वीट के एक्सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, हमारी फॉरेक्स अर्निंग बढ़ेगी, हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे और जब फॉरेक्स का इनफ्लो बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डॉलर का रेट कम होगा, रुपया हमारा मजबूत होगा। अब जब डॉलर का रेट कम होगा, रुपया मजबूत होगा, उसका मतलब ये है कि आने वाले समय में कच्चे तेल की मार, क्रूड ऑयल की मार उतनी नहीं पड़ेगी। लेकिन लावनी जी, आपने बड़े तरीके से रखी इस चीज को कि आज की तारीख में भारत कभी भी वॉर की फेवर में नहीं है, लेकिन वॉर की वजह से बहुत नुकसान भी हुए हैं। जहां वॉर की वजह से इतने नुकसान हुए हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, वहां पे वॉर की वजह से अगर हमें कोई फायदा मिलता है तो डेफिनेटली हमें वो फायदा मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन ठीक है जिंदल साहब, आप जो बात कह रहे हैं, अब पहले भी आपने बातें कही कि नुकसान हो रहा है, लेकिन इस बात से तो आप इंकार नहीं करेंगे ना कि कोई भी परिस्थितियां जब बदलती हैं तो उसमें फायदा नुकसान दोनों होता है। नुकसान हम मानते हैं कि शॉर्ट टर्म है, लेकिन फायदा लॉन्ग टर्म है। आपने कहा कि कमोडिटी मार्केट, तो मेरा अगला सवाल इसी पर है और फिर मैं श्रीवास्तव के पास पहुंचती हूं कि जब हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने कमोडिटी के हिसाब से, जैसे बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज थी जिसके लिए उन्होंने रशिया और यूक्रेन में इन्वेस्ट कर रखा था, क्योंकि इन्हें इमर्जिंग मार्केट कहा जाता था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट करिएगा मुझे। लेकिन अब जब जो परिस्थितियां बदली हैं, जब रूस की अर्थव्यवस्था थोड़े घाटे में जा रही है परिस्थितियों के हिसाब से, यूक्रेन को कहा जा रहा है पूरी तरह से तबाह हो गया है, तो फिर एक नए इमर्जिंग मार्केट के रूप में तो भारत सामने एक विकल्प है। तो फिर हमें कहना चाहिए कि इससे हमें फायदा ज्यादा हो रहा है। नुकसान ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है, बट फायदा का जो अनुपात है वो कहीं ज्यादा है। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, देखिए फायदा हमें बहुत ज्यादा होने वाला है। ये प्रश्न मुझसे पूछा गया, मुझे आंसर दे दीजिए। आकाश साहब, मैं आपसे पहले लेती हूँ, फिर से बात से जस्ट आपके पास इसी सवाल के साथ आऊंगी। जी आकाश जी। फायदा हमें बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है। फायदा कई एंगल से होने की उम्मीद है। एक तो ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में ज्यादा है। देखिए ग्लोबल मनी जो रशिया जाता था, जो यूक्रेन जाता था, वो हिंदुस्तान आएगा और एज यू हैव राइटली सेड, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का रास्ता हमारा कहीं ज्यादा करीब हो जाएगा, कहीं ज्यादा पास हो जाएगा। ऑलरेडी आज की तारीख में हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं कुछ डेटा आपके सामने रख दूं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के हम बहुत करीब हैं और मेरा ये मानना है कि आने वाले 4 से 5 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। जिस तरह की लीडरशिप हमें मोदी साहब की मिली हुई है,
एंड एज यू हैव राइटली सेड लावली जी, इस कैलेंडर ईयर में 9% के ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ हम अचीव करने वाले हैं। आरबीआई भी कह रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में 7% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ हम अचीव करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अब जो परिस्थितियां हैं उसके कारण युद्ध से हमें बहुत फायदा होने वाला है, बिकॉज हिंदुस्तान एक ऐसे मुल्क के रूप में, मुझे कंप्लीट करने के लिए जो है 30 सेकंड और हिंदुस्तान एक ऐसे मुल्क के रूप में सारी दुनिया में जाना जा रहा है। मोदी साहब ने जो ब्रांडिंग हमारी बना दी है, एक पीस लविंग, एक फ्रेंडली कंट्री जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो वो जो एक ब्रांडिंग हिंदुस्तान की बन गई है उसका फायदा मिलेगा। एंड आई टोटली एंडोर्स यू, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ काफी तेजी से बढ़ेंगे। इसीलिए शिवाज सर, इसीलिए मैंने पहले सवाल इसलिए जिंदल साहब से पूछा क्योंकि उन्होंने कहा कि थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, बट नुकसान मैंने कहा शॉर्ट टर्म है। आप लोगों ने शुरू में ये बात कही थी, खास तौर से जैसा कि अभी अब आकाश साहब कह रहे हैं कि भारत के प्रति एक विश्वास की जो रेखा है वो मजबूत हो रही है। यहां पे मैं आपसे सवाल करती हूं शिवाज सर, क्योंकि जब हम साउथ एशिया में आते हैं तो दो मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं, दो मेजर ऐसी कंट्रीज हैं, खासतौर से भारत और चाइना। लेकिन भारत और चाइना की जब हम दोनों की तुलना करते हैं वैश्विक मंच पर, तो लोगों का भरोसा चाइना से ज्यादा भारत पर होता है। कोरोना काल में हमने देखा है कि चाइना ने कुछ चीजों पर बैन कर दिया था, भारत ने इसके लिए दरवाजे खोल दिए थे। क्या ये व्यवहार भी भारत के लिए फायदेमंद है? और अगर ये परिस्थिति है तो क्या हम ये मान लें कि चाइना को भी हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं? शिवाज सर। हाँ देखो, कुछ एक बातें बड़ी इंटरेस्टिंग सी निकल के आई हैं इस युद्ध के बाद। यूक्रेन में ज्यादातर बनती थी, किसी हद तक रूस में, वो आपको मिल सकती है प्रोवाइडेड हम कॉम्पिटिटिव हैं। और जैसे ब्रेड बास्केट था ये यूक्रेन, तो स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स, तो इसमें कोई शक नहीं भारत अभी वीट दे रहा है, इसके अलावा बाकी सामान भी दे सकता है। ये भी सच्चाई है कि भारत ने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया इस लड़ाई के दौरान में, वो काफी काबिले तारीफ है। और वो कहीं ना कहीं और कोई देश नहीं कर पाया कि आज हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रूस के साथ भी अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी। मगर अमेरिका हमको दबाव डाल के वो जो करना चाहता है वो नहीं करा सकता। जिस प्रकार से कई 2+2 मीटिंग हुई थी, उसमें दबाव डाला जा रहा था, तो भारत के डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही तीखे शब्दों में उनका एंटनी ब्लिंकन को जवाब दिया। कहने का मतलब यह है कि भारत इस सिचुएशन का एक प्रकार से फायदा उठा सकता है। फायदा मतलब कि हर चीज में आपको देखना चाहिए कि इवन जो परिस्थितियां आपके ठीक नहीं है उससे भी आप कैसे निकलें। 2-3 चीजें। एक तो जो मैं मानता हूं कि जो ऑयल के जो दाम हैं वो बहुत बड़े हैं, कम से कम 15-20% ज्यादा हो गए हैं, 90 के करीब $90 पर बैरल है। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत अब कुछ ऑयल रूस से खरीदेगा, वो डिस्काउंटेड अकाउंट होगा। हमने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया हम रूस से ऑयल खरीदेंगे। और ये अमेरिका भी मानता है कि गैस और ऑयल पे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि यूरोप अभी तक खरीद रहा है रूस से 40% गैस और 35% ऑयल। तो एक तो अगर हम अपना ऑयल लेते हैं रूस से डिस्काउंटेड पे, तो हमारा एडवर्स इंपैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। पॉजिटिव इंपैक्ट हमें जिस प्रकार से वीट देने का इजिप्ट में, बाकी जगह भी जहां सप्लाई चेन जो वहां से हट रही है वो भारत में आ सकती है, क्योंकि भारत का भरोसा पूरे वर्ल्ड पे हुआ है। आज सभी लोग सोचते हैं कि अगर कोई देश एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहिरा किया है, जो कि रूस के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, और ऐसे समय में जब आपको ऐसा देश चाहिए जो कि एक प्रकार शांति प्रिय है, सबको अच्छा ला सकता है, आई थिंक वो इमेज बड़ी है भारत की। और वो कहीं ना कहीं चीन को भी लगता है कि भारत का कद बड़ा है और भारत इसका फायदा उठाए कि अपनी डिफेंस जो इकोनॉमी उसको बढ़ाए, अपने जो भी मार्केट मिल रही है यूक्रेन में डिजास्टर के कारण उसका इस्तेमाल करें, उसको ग्रो करें, और कहीं ना कहीं रूस के साथ भी और भी अच्छे रिलेशन रख के उससे डिस्काउंटेड ले। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब यूक्रेन की डेवलपमेंट की बात आएगी तब भी हमारी इंडस्ट्री वहां जा सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी
अपना योगदान दे सकती है, क्योंकि हमारे सर अंदर वी हैव वो भी बहुत स्टार्टेड इट, काबिलियत है। वी हैव स्टार्टेड इट। आकाश जी इस पर भी प्रकाश डाले लेंगे, उससे पहले एक इस वक्त वॉर ब्रेकिंग आ रही है, वॉर जोन से निकल के जरा वॉर ब्रेकिंग की तरफ भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, युद्ध के 54वें दिन हताश हो रहा है यूक्रेन। जेलेंस्की ने कहा कि अब दुनिया से टूट गया है भरोसा। जेलेंस्की जो पश्चिम देशों पर भड़क रहे हैं, पश्चिम देश जो लगातार कह रहे थे साथ देंगे, साथ आए नहीं, हथियार भेजने में देर करोगे उतने यूक्रेनी मारे जाएंगे। यानी अभी हम विश्वास की बात कर रहे थे, उसी विश्वास को टूटता हुआ यूक्रेन अब देख रहा है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि दुनिया से भरोसा टूट गया है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग की, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी लगभग 50 लाख यूक्रेन निवासी छोड़ चुके हैं देश, यानी शरणार्थी संकट बढ़ रहा है। 20.7 लाख यूक्रेन के नागरिक पोलैंड में शरण ले चुके हैं, 50 लाख यूक्रेन निवासी अपने देश को छोड़ चुके हैं। शरणार्थी संकट बढ़ता जा रहा है। ये दो अलग अलग परिस्थितियां कितनी खास, कितनी अहम है, इस पर भी हम जानेंगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और आकाश साहब आपके पास आते हुए जैसा कि अभी सर ने भी कहा कि यूक्रेन जो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, अब हालांकि मैं ये कहती हूँ बार बार कि वॉर प्रोपेगेंडा भी है, आप लोग भी इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे, बहुत हद तक बहुत सारी चीजों को वॉर प्रोपेगेंडा के रूप में भी प्रेजेंट किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन वहां पर तबाही तो हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर धक्का पहुंचा है। ऐसे में इस इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में भी भारत का बड़ा हस्तक्षेप हो सकता है, और वो कितना फायदेमंद होगा आकाश साहब? जी हाँ, पहले भी हिंदुस्तान ने कई जगह जहां वॉर होके हटी थी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया के पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। गैस पाइपलाइन, सबसे बड़ी तो गैस पाइपलाइन हमने दुनिया के बहुत से मुल्कों में, बहुत से कॉन्टिनेंट्स में लगाई है। उसके अलावा हाईवेज में, रोडवेज में, कंस्ट्रक्शन में हमारी कंट्री की कई कंपनीज की बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है, जिन्होंने बहुत जो है दुर्गम से दुर्गम स्थानों पे जाके हाईवेज बनाए हैं, एक्सप्रेसवेज बनाए हैं। उसके अलावा हमने टनल्स बनाई हैं। उसके अलावा अगर आप देखें पाइपलाइन हमने एस्टेब्लिश की हैं। तो हिंदुस्तान के पास एक और चीज है, हमारे पास वायबल रेट्स पे जो है अच्छी स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है। तो हिंदुस्तान को काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहले भी गल्फ के अंदर जब वॉर हुई थी उसके बाद इंडिया को बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मिले गए, हिंदुस्तान की बहुत सी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। तो यूक्रेन में भी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। देखिए आज की तारीख में भी हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी वॉर के बावजूद अपनी इकोनॉमी को संभाला हुआ है। हमारे नेबर्स का आप देखिए, श्रीलंका का क्या हाल हुआ है, एक यूएस डॉलर 325 रुपए। पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, एक यूएस डॉलर 185 रुपए। नेपाल की इकोनॉमी पे आपके चैनल पे कई शोज कर चुका हूं मैं। तो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ ये है कि ऐसे टाइम में भी हमने अपने आप को ना सिर्फ संभाला हुआ है, बल्कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग बड़ी इकोनॉमीज में आप हमारे पास है। फिर जिस तरीके से हमने फ्रेंडली रिलेशन रखे हुए हैं सभी कंट्रीज के साथ, और आज की तारीख में भी हम बायलैटरल ट्रीटीज में जा रहे हैं। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत बड़ी बायलैटरल ट्रीटी की है। हम मल्टीलैटरल ट्रीटीज में जाने की वो गलतियां नहीं कर रहे जो चाइना ने कई कंट्रीज को धुकेला है। हमारी जो बायलैटरल ट्रीटी आज की तारीख में हो रही है, वहां हमारी सरकार हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हुए हमारे प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री उन कंट्रीज में भेज रही है। तो ऐसे में हिंदुस्तान आज की तारीख में हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ के लिए रेडी है, और जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं, और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाएगा, हमारी एक्सपर्टीज का फायदा उठाया जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले 4 से 5 साल में वील बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बिकॉज इकोनॉमी के हिसाब से चीज वही होती है कि जो भी मौका है, जो भी सिचुएशन है, उसके हिसाब से फायदा उठाया जाए। यानी देसी भाषा में कहूं तो मौका देख के चौका लगाया जाए, और हमारी सरकार और हमारी कंपनियां किसी भी तरह के कोई मौके नहीं छोड़ रही है। वॉर तो देखिए अब एक इंटरनेशनल चीज हो गई है, उसको हमने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए, लेकिन आज की तारीख में जो स्थितियां हैं उसका कुछ तो फायदा उठाएं, वो हम उठा रहे हैं। फायदा बिल्कुल लेना चाहिए फायदा, लेकिन मौके पे चौके की जब हम बात करते हैं सिवात सर, इंपॉर्टेंट ये होता है ये मौके पे चौका मारने के लिए एक एनिमी भी खड़ा हुआ है ना, चाइना। जब कभी देखे अपने फायदे के लिए तो वो भी बहुत अच्छा वो ले लेता है और फीका फीका थूक देता है, लेकिन ये जब परिस्थितियां आती हैं, भले ही यूक्रेन में इंटरेस्ट इंडिया दिखाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस समय चाइना कुछ नहीं करेगा?
चाइना, जिसकी आपने लगातार देखा है, चाइना ने विस्तारवादी नीति के लिए हमेशा से इन्वेस्टमेंट को अपना एक बड़ा हथियार बनाया है। क्या चाइना इस परिस्थिति में अपना फायदा अपने अपने इस फायदे को बनाने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर भारत को किस तरीके से उसे कॉम्पीट करना चाहिए? श्रीवास्तव। हाँ बिल्कुल, देखो एक तो ये सच्चाई इस लड़ाई के अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन तो ऑलमोस्ट 60-70% काफी हद तक बर्बाद हो गया है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नुकसान हुआ है। उसको डेवलपमेंट के लिए चाहिएगा बहुत पैसा, जो मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका देंगे। मगर ये भी सच्चाई है कि रूस को भी काफी एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि रूस की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है। रूस जो है मिलिट्री पावर में तो नंबर 2 पे है, जी $3 ट्रिलियन है। तो सच्चाई यह है कि इस लड़ाई से उसका नुकसान है, वो डिपेंडेंसी चीन की तरफ बढ़ेगी और वो एक प्रकार से जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चीन का एक जूनियर पार्टनर बन के निकलेगा। ये भी सच्चाई है और ये हमें समझ लीजिए ये हमारे लिए क्वेश्चन भी है। वो डर इसलिए है क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी हथियारों का रूस पे था, मगर ये भी सच है कि जब हमको पता लग गया कि जो हमारा 50% या 40% हम मेंटेनेंस का सामान वहां से लेते अब नहीं मिलेगा, तो भारत खुद बनाने की कोशिश करेगा। जब तक आपको सिर पे कोई चीज नहीं आती आप करते नहीं है। बिल्कुल, और कहते भी पानी में जब हम कूदते हैं तो हाथ पैर अपने चलने लगते हैं और भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, मैं आपके साथ ही कंटिन्यू करूंगी। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध रुकना चाहिए, ये हम लगातार कह रहे हैं। भारत भी चाहता है युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन युद्ध जैसी परिस्थिति अगर बनी हुई है और उस परिस्थिति से भारत के लिए फायदेमंद स्थितियां निकल सकती हैं, तो क्यों नहीं आगे बढ़ा जाए। चीजों को और समझेंगे, जानेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो युद्ध से निकलेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता, हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ दोनों विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई है, यूक्रेन और रूस के बीच में 54वां दिन है, युद्ध जारी है, एक रुक नहीं रहा, एक झुक नहीं रहा। इन परिस्थितियों में पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है। लेकिन ये असर ये कितना ज्यादा फायदेमंद हो रहा है भारत के लिए, और इसे और ज्यादा कितना फायदेमंद बना सकता है भारत, आज इसी पर हम खुलकर चर्चा कर रहे हैं। यहां इस मंच से वाद विवाद नहीं होता, बल्कि वो रास्ता निकलकर सामने आता है जो भारत को विश्व गुरु की दिशा में ले जाने के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाता है। इसीलिए हमने दो अलग अलग क्षेत्रों से, हमने रक्षा क्षेत्र से और अर्थ क्षेत्र से, दोनों ही क्षेत्र के विशेषज्ञ आज खास तौर से इस चर्चा में बुलाए हुए हैं। ब्रेक के बाद भी आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम लगातार ब्रेक से पहले शिवाज से बात कर रहे थे कि चाइना और भारत के बीच में तुलना करने में भारत के ऊपर ज्यादा विश्वास है। जो परिस्थितियां बनी है, अभी हम बात कर रहे थे, आप दोनों ने ही कहा कि रूस के ऊपर हमारी रक्षा क्षेत्र में डिपेंडेंसी ज्यादा थी, लेकिन इस परिस्थिति में पहले जो हमने स्थितियां देखी है, हमने अब ये देखा कि हमने कई विकल्प खोल दिए हैं। विकल्प में फ्रांस भी अब हमारा दूसरा सबसे बड़ा, अगर कहें तो, सपोर्टर बन चुका है रक्षा क्षेत्र में। लेकिन खास तौर पर जब हम अपनी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो हमारे पास अपने हथियार भी होने चाहिए, अपने हथियार खुद के लिए भी और अपने हथियार वैश्विक बाजार के लिए भी। अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि कतर है, लेबनान है, इराक है, ऐसे जो देश हैं, कुछ 42 कुल मिलाकर जो देश हैं, जो हमारे यहाँ रक्षा क्षेत्र में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ बने हुए हथियारों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जबकि वही हथियार ये कहा जा रहा है कि उनकी फैक्ट्रीज, उनकी चाइना भी वो स्टार्टअप के रूप में शुरू करने वाला है, लेकिन भरोसा चाइना पर नहीं है, और ये भारत की सबसे बड़ी जीत कही जाएगी। शिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो करीब 7-8 साल में उभर के आई है, वो काबिले तारीफ है। जैसे एयरक्राफ्ट तेजस है, वो दुनिया के बड़े अच्छे एयरक्राफ्ट के मुकाबले में है। 4 से 4.5 जनरेशन है, उसकी डिमांड बहुत है। हमारे पास जो धनुष आर्टी गन्स है, उसकी बहुत डिमांड है। ब्रह्मोस की बहुत ज्यादा डिमांड आई है, और इस प्रकार से हमारे पास शिप मेकिंग फैसिलिटी भी है। जिस प्रकार से हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया विक्रांत, सबमरीन भारत में बननी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है भारत में। तो सच्चाई ये है कि हम 50% के करीब रूस से सामान लेते थे, मगर उसमें भी कमी आएगी अगले 10 से 15 साल में। और सच्चाई ये भी है कि अब हमारे पर प्रेशर पड़ा है कि हमें मालूम है कि जो सप्लाई चेन था रूस से, स्पेयर पार्ट्स का, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो हो सकता है कि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी जल्दी से जल्दी ये हथियार के स्पेयर पार्ट्स भी बनाएगी।
तो मेरा मतलब है कि आपको जब भी कोई चुनौती आती है तो उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, जी। भारत की जो इंडस्ट्री है स्पेशली डिफेंस इंडस्ट्री, वो आने वाले समय में आपको कम से कम $5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट ले लेगी 2025 तक, क्योंकि वो बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है। और उसके अंदर काफी दो बातें हो रही हैं, एक तो क्वालिटी आ रही है, एक कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है दूसरे वर्ल्ड में। जो आपने बताया चीन के मुकाबले में भारत की जो क्वालिटी है चीन के मुकाबले में बहुत अच्छी है। दो बातें मैं बताऊंगा, एक और कि देखो रूस के साथ भारत का क्या होगा। हमने S-400 दिया था जो एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी दूसरी रेजिमेंट आई है, उसके हमने $5.4 बिलियन में लिया था। अब हम उसको डॉलर में नहीं देंगे, रुपये रूबल के हिसाब से देंगे, इससे हमें बड़ा फायदा है। और इसी प्रकार से जो डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है हमें रूस से, वो भी हम रूबल रुपये के बार्टर सिस्टम में लेंगे। उससे अभी आपको समझना चाहिए कि इसमें फायदा है, क्योंकि जब हम डॉलर देते हैं तो हमें ज्यादा देना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं रूस के साथ अगर हम रुपये रूबल के हिसाब से चलेंगे तो कई चीजों में, इवन डिफेंस में, हम अपनी पेमेंट रुपये में दे पाएंगे, वो भी हमें फायदा है। इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम डेवलप कर सकते हैं, वो भी हमारे को लिए फायदा है। हमारा नुकसान जो है ओनली ऑयल के रेट, यानी खर्च हमें कम करना होगा, फायदा हमें ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, खर्च हम कम करेंगे, फायदा हम ज्यादा लेंगे। और क्योंकि आकाश साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आकाश साहब, जब हम बार बार बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में बार बार आसान शब्दों में लोग पूछने की कोशिश करते हैं। बताइए जल्दी से कि मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, ये लोग कहते हैं कि अरे थोड़ा सा जनरली लोग कहते हैं, जल्दी बताइए कि पॉकेट कैसे भरी जाएगी, हम कितना फायदे में रहेंगे। अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तो इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि आपसे पहले भी मेरी चर्चा हुई थी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा जो माहौल था बीते 2 सालों का, वो बहुत ही उदासीन था। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी का जो माहौल है, कई ऐसे, मैंने पहले भी कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन गेट खुलेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, हम सप्लाई चेन में बढ़कर आगे आएंगे, और अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स आगे आते हैं तो इसका फायदा भी भारत को खासतौर से मिलेगा। प्राइवेट इन्वेस्टर्स सामने आएंगे तो रोजगार को लेकर भी एक दरवाजा खुलेगा। ये जो 1-2 दरवाजे आराम से खुलने वाले हैं, जरा इसके बारे में भी लोगों को आसान भाषा में समझा दीजिए आकाश जी। मानना है कि हिंदुस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, हम हमेशा पीस की फेवर में रहे हैं, वॉर को हमने रोकने की कोशिश भी की, बट आज की तारीख में हिंदुस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, बहुत से एवेन्यूज खुल रहे हैं। एक बता रहा हूं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से यूरोपियन कंट्रीज को भी काफी बड़ा झटका लगेगा, काफी कमजोर होंगी यूरोपियन कंट्रीज, चाहे वो जर्मनी जैसी कंट्री हो, चाहे वो फ्रांस जैसी कंट्री हो। तो हिंदुस्तान के लिए एक और मौका खुल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले हमारी इकोनॉमी कहीं ज्यादा तेजी से आने वाले समय में बढ़ने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से यूरोपियन इकोनॉमी, अब आज की तारीख में हिंदुस्तान के ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी की इकोनॉमी, बट आज की तारीख में रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जर्मनी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में, दूसरा जीडीपी ग्रोथ में, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ऐसे में हिंदुस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। चौथा, अब हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा आएगी पहले के मुकाबले, जो हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग जायंट के रूप में आगे लेके जाएगी। तो आई थिंक हिंदुस्तान के लिए काफी बड़ी इस जो नई परिस्थितियां बन के आई हैं, बिकॉज आज तक हम बात कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को क्या नुकसान हुआ है, यूक्रेन को क्या नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो यूरोपियन कंट्रीज को हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज की बहुत सी सप्लाई लाइन, बहुत सी गैस लाइन, बहुत सी एनर्जी लाइन को दिक्कत आई है, और जर्मनी और फ्रांस दोनों ही इसके भुक्तभोगी हो गए। ऐसे में हिंदुस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि हम बढ़ सकते हैं। आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे लेके जाऊंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यूएस और रशिया वर्ल्ड की 2 सुपर पावर इकोनॉमीज बन गई थी, जबकि उससे पहले थी इंग्लैंड और फ्रांस। तो हर बड़े वॉर के बाद इकोनॉमीज के जो है लेवल में फर्क आता है, ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी यही हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड और फ्रांस महाशक्तियां थे, फिर क्या हुआ, यूएस और जो है रशिया वो सुपर पावर्स बन गई। अमेरिका ने क्या किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दोनों तरफों को पहले हथियार बेचता रहा, बाद में जाकर उसने वॉर ज्वाइन की। तो कहीं ना कहीं दुनिया की सच्चाइयां हैं
कि वॉर के बाद ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज की तारीख में इतनी मजबूत है, इतने अच्छे रिलेशन है कि नए ग्लोबल ऑर्डर का हम फायदा उठा सकते हैं। वॉर की फेवर में हम कभी नहीं रहे, हम एक शांति प्रिय मुल्क है, लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन उभर रही है अब उसके हिसाब से हमारी कंट्री को तो काम करना है, हमारी कंपनीज को तो काम करना है और उसका फायदा आने वाले समय में हमारी कंपनीज उठाएंगी। हमारी कंट्री भी एक पीस लविंग, एक फ्रेंडली, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में उभर के आएगी, इसके बारे में कोई भी शक नहीं है। बिल्कुल। और आपको भी डेटा दे दूं, इस बार अगेन हमसे जो पांचों बड़ी इकोनॉमी है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, उनके मुकाबले हमारी जीडीपी ग्रोथ कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। हिंदुस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस कैलेंडर ईयर में वो 9% है, जबकि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ मात्र 3.5% जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी 3.5% पे बढ़ने की उम्मीद है और यूरोप के मात्र 3%। तो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं और ये ग्लोबल डेटा है, आकाश जिंदल का डेटा नहीं है, तो जो है ग्लोबल डेटा है और हमें मानना पड़ेगा। लेकिन क्या करें शिवाज सर, हमारे यहाँ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं जो कई तरीके के वाद विवाद खड़े कर देते हैं, लेकिन सत्य सबके सामने होता है। जो परिस्थितियां बदली हुई हैं उन परिस्थिति में भारत ग्लोबली बहुत बड़ा प्रणेता बनकर उभर रहा है। एक चीज मैं आपसे जो समझना चाहूंगी, आप प्लीज अपनी बात को कैरी ऑन भी करिएगा, जिंदल साहब जो बात कह रहे थे उसके साथ साथ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए आप ये कह रहे हैं कि आप डिफेंस क्षेत्र में, ये कहा जा रहा है कि डिफेंस क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लेकिन अभी ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा वक्त हमारे लिए नुकसानदायक होगा? क्या हमें रफ्तार को और तेज करना होगा शिवाज सर? बिल्कुल लावनी, मैं यही कह रहा हूं कि अब जो मौका आ गया, हमें पता लगा परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम रूस पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं कर सकते क्योंकि रूस की इकोनॉमी कमजोर होगी। अभी भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसमें तेजी आएगी। उसमें हम सोचेंगे कि क्यों हमें हमारे प्राइवेट पार्टनर्स को मिला के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स यहीं बनाए जाए, क्योंकि अब ये जो भारत बना रहा है डिफेंस का बहुत सामान, पर अब तक हमारा जो डिपेंडेंसी थी 45 से 50% रूस पे, अभी मुझे लगता है, अभी भरोसा है कि हम अपने ऊपर करें, क्योंकि अब रूस पे ज्यादा डिपेंड करना मुश्किल है क्योंकि उसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा। एक वो जो जिंदल साहब भी बता रहे थे, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है कि अब जो ज्यादा देश ऐसे हैं जिनको नुकसान होगा, स्पेशली यूरोप में, क्योंकि यूरोप का गैस और ऑयल जो डिपेंडेंसी थी रूस पे, उसके जब वो कटाव आएगा तो उनकी इकोनॉमी को बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। और भारत की इकोनॉमी में एक इंपैक्ट है जो एडवर्स, उसके अलावा कोई नहीं, कि ऑयल के रेट बढ़ेंगे। अगर हम डिस्काउंटेड ऑयल ले सकते हैं रूस से तो हम उसको भी हम नकारा कर सकते हैं। बाकी हमारी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, हमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, हमें सप्लाई चेन ऑल्टरनेट का बनेगा, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाने की कार्रवाई तेज होगी। ओवरऑल रूस के साथ रूबल से हम बिजनेस ट्रेड करेंगे। मुझे लगता है इन बदली हुई परिस्थितियों में भारत एक उभर के इकोनॉमी आएगा और भारत अभी जो बनने वाला था 5वीं इकोनॉमी, वो जल्दी बनेगा लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ में, क्योंकि भारत की बेस स्ट्रॉन्ग है, भारत की गवर्नमेंट वाइब्रेंट है, भारत की डेमोक्रेसी एक प्रकार से बहुत बड़ी पिलर पे है, क्योंकि भारत के पास वर्किंग फोर्स है, चीप लेबर है और एक प्रकार से माहौल अच्छा है। मुझे लगता है इस सिचुएशन को नजर रखते हुए अपने भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको जाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल इसे जाने नहीं देना चाहिए। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, वॉर जोन से निकलकर वॉर ब्रेकिंग की तरफ। कुछ और बड़ी खबरें रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त हमारे बीच है। युद्ध के बीच रूस को एक और बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम, एस्टोनिया, बुल्गारिया की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस पर। अब अपने बंदरगाहों पर रूसी जहाजों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन 3 देशों ने रूसी जहाजों पर पहले से कई देश प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन अब प्रतिबंध लगाने वाले देशों की फहरिस्त में 3 और नए नाम जुड़ गए। बेल्जियम, एस्टोनिया और बुल्गारिया ने प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन में रूसी बमबारी जारी है। 2 लोगों की मौत की खबर है। लुहांस्क में रूसी सैनिकों ने आवासीय इमारत पर गोलीबारी की है। गोलीबारी में कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो परिस्थितियां
परिस्थितियों में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। युद्ध लगातार जारी है, रूस पर सैंक्शन लगातार जारी है, लेकिन रूस अभी हार मानने को तैयार नहीं है, उधर यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। और इसीलिए ये जो बदली हुई परिस्थिति है, इस बदली हुई परिस्थिति में भारत के लिए कौन कौन से रास्ते खुल रहे हैं, आज हम इसी पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। आकाश साहब, आपके पास आते हुए एक बड़ी रोचक चीजें होती है, जब कभी भी युद्ध होता है तो हम ये देखते हैं कि युद्ध करने वाला और युद्ध झेलने वाला दोनों को बड़ा नुकसान होता है, वैश्विक स्तर पर भी इसका असर पड़ता है। आप दोनों लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो मुल्क हैं उनको इससे नुकसान होगा, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब मैं आपसे करूंगी कि इन मुल्कों को नुकसान क्यों हो रहा है, इन देशों को नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की मोनोपोली है, लेकिन अगर रूबल से व्यापार शुरू हो जाता है, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, तो क्या विकल्प निकलकर सामने नहीं आ रहा है? एक विकल्प जो सस्ता भी है, अच्छा भी है। क्या इससे एक बड़ा बदलाव आ सकता है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? आकाश साहब। लावनी, सबसे पहले तो आपको मुबारक दूंगा कि इतना ऑफ बीट आपने क्वेश्चन पूछा। आई लव ऑफ बीट क्वेश्चन, आई लव सो हाई क्वालिटी क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूं, आई एम टोटली विद यू कि वॉर से जीतने वाले कंट्री को भी नुकसान होता है। मैं आपको लेके चलूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीता था इंग्लैंड ने, हारा था जर्मनी। जर्मनी तो बर्बाद हो गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड भी फाइनेंशियली बहुत डाउन चला गया था। उनके सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा था वी आर अ पुअर कंट्री। तो वॉर जब भी लंबी खिंचती है, दोनों लड़ने वाली कंट्रियों को नुकसान होता है, जीतने वाली कंट्री भी नुकसान में जाती है। ये ग्लोबल हिस्ट्री हमें बताती है, इसके बारे में कोई शक नहीं। अब आपने जो बात कही है, मेरे दिल की बात कही है कि क्यों ऐसा हो कि डॉलर ही ग्लोबल करेंसी रहे। क्या डॉलर को किसी ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि हाँ भाई साहब आप ही ग्लोबल करेंसी हो? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्लोबल करेंसीज और आनी चाहिए। और एक और चीज बताऊं, जब बायलैटरल ट्रेड हो तो बायलैटरल ट्रेड में जो कंट्रीज की अपनी करेंसी है उसमें काम होना चाहिए। दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है, जब बायलैटरल ट्रेड है, मान लीजिए हिंदुस्तान रशिया से जो डील कर रहा है, तो हमें यूएस डॉलर की जगह, मेरा ही मानना है, अगर रूपी रूबल ट्रेड होता है तो क्या दिक्कत है, करना चाहिए। जैसे ही ईरान के साथ हमने काफी ट्रेड किया था, उस पर रूपी में जो है हमने ट्रेड किया था, उससे क्या है, मल्टीलैटरल ट्रेड में ठीक है ग्लोबल करेंसी चल जाए। और उसमें भी आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि डॉलर ही ग्लोबल करेंसी क्यों, और जो है ग्लोबल करेंसी क्यों नहीं आ सकती। बट जो बायलैटरल ट्रेड है, यानी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड है, वहां तो लोकल करेंसी चलनी चाहिए। उससे लोकल करेंसी स्ट्रांग होती है, लोकल करेंसीज की स्ट्रेंथ का पता चलता है और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, ग्लोबल रीजन की वजह से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होने के बावजूद भी डॉलर का रेट बढ़ जाता है, और कहीं जब हम किसी दूसरे कंट्री से डील कर रहे होते हैं तो दिक्कत आती है। जहां तक हिंदुस्तान और रशिया का ट्रेड है, मेरा पूरा मानना है कि रूबल रूपी ट्रेड हमारा होना चाहिए और उसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। बिकॉज हमें रशिया के साथ आने वाले समय में ट्रेड बढ़ने की बहुत संभावना है। रशिया के ऊपर जिस तरह की सैंक्शंस लग रही हैं, रशिया को भी आपको बता दूं 15-20 दिन, 1 महीने बाद हिंदुस्तान से कई चीजों में हाथ मिलाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में रूपी रूबल ट्रेड तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो आई थिंक और वो चीज आने वाले समय में होगी। जहां तक रूबल का ग्लोबल करेंसी बनने की बात है, क्योंकि रशिया अभी उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है। देखिए रावनी, रशिया मिलिट्री माइट में यूएस के बराबर हो सकता है, बट इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है, तो उसमें समय लगेगा। बट हाँ, लोकल करेंसीज का ट्रेड बढ़ना चाहिए। आई एम टोटली विद यू, आई टोटली एंडोर्स योर पॉइंट। बहुत इनोवेटिव बात आपने कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जी सिवाज सर, योर कमेंट। तो हमें फायदा है, और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और होने वाली, जैसे बता रहे थे, क्योंकि ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई में एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। जो छोटे छोटे देश थे वो घबरा गए हैं, वो हथियार खरीदेंगे। उनको लगता है कि अगर हम कमजोर हैं तो हमें ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है। और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, सभी देश न्यूक्लियर बनने की कोशिश करेंगे अगर बन सकते हैं। तो ये जो छोटे देश हथियार खरीदेंगे, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो अब हमारे पास जो हथियार हैं, हमें उसकी मार्केट में लाना चाहिए और उसके लिए हमें मार्केट ढूंढनी चाहिए। क्योंकि अब ये जो पूरे के पूरे गल्फ के अंदर भी खरीदेंगे और कुछ जो छोटी कंट्रियां यूरोप में हैं वो भी खरीदेंगे, और भारत के अंदर भी काबिलियत और क्षमता है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से हमारे ऐसे हथियार हैं जो कि वर्ल्ड क्लास, मैंने बताया आपको, ब्रह्मोस मिसाइल है, तेजस है, धनुष, हमारी आरटी गन्स है, ATAGS है, और ऐसे में हमारे पास शिप और सबमरीन बनाने की कैपेबिलिटी है।
इसका हमें फायदा उठाना चाहिए कि ये जो देश देख रहे हैं हथियार खरीदे, हम उनके लिए मार्केट बनने चाहिए, हमें हथियार बेचने चाहिए। और इससे मुझे लगता है जो $5 बिलियन हमने 2025 तक का टारगेट था, वो मुझे लगता है पहले ही हम अचीव कर लेंगे। बिल्कुल, हम पहले ही उसको अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप दोनों ने बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आज के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को हमारे सामने विस्तार से समझाया। सिवाज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आकाश साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, भारत जिसको हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ चला है। विश्व गुरु एक ऐसा प्रणेता जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी सबके आगे तेजी से आगे बढ़ेगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम कैसे हासिल कर सकते हैं? युद्ध के हम बिल्कुल भी उससे सहमत नहीं हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर परिस्थितियां बदल रही हैं वैश्विक स्तर पर, और इन परिस्थितियों में जैसा कि हमारे दोनों मेहमानों ने कहा कि मौके पर अगर चौका लगा सकते हैं तो क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। फिर तो दिन हमारा है, समय हमारा है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी का। अभी बस इतना ही, लेकिन वॉर जोन से निकलते हैं और चलिए आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं अभी की वॉर 25 के साथ।